नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर बात करें उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की, तो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इनके बेस पे एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करेंगे। और साथ में बात करें तो इसमें शुरू में कुछ हमने क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि हिंदी के हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन शुरू में हिंदी के हैं। उसके बाद जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम वीडियोज़ बना चुके हैं, इससे पहले की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन पे आधारित। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा हिंदी व्याकरण पे भी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, जिसमें संधि समास इनको कवर करने की हमारी कोशिश जो है जारी है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है आज का, जो है नश्वर शब्द का विलोम क्या होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो नश्वर शब्द जो है इसका विलोम पूछा जा रहा है। शाश्वत होता है कि चिरंजीवी होता है, लौकिक होता है कि स्थूल होता है। तो नश्वर यानी कि, ठीक है, नश्वर बोला जा रहा है। नश्वर का अपोजिट क्या हो जाएगा? नश्वर के अगर अपोजिट की बात करें तो शाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे अन्य जो वर्ड हैं इनके जो विलोम शब्द हैं यानी कि एंटोनिम्स हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए आपके सामने हैं। नश्वर का क्या होता है विलोम? शाश्वत हो जाता है। ठीक है, चिरंजीवी का होता है अल्पजीवी, लौकिक का होता है अलौकिक, और सांसारिक का होता है पारलौकिक। तो ये विलोम शब्द पहले जो हमारे उसमें दिए गए थे ऑप्शंस में, उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट, स्थूल का हो जाता है सूक्ष्म। ये भी पूछा जाता है स्थूल का जो है क्या कहते हैं, विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची नहीं, स्थूल का जो है विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म होता है। ये विलोम शब्द की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची टिक मत कर देना। ठीक, यथेष्ट शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होता है? पर्याप्त, पूर्ण, कम या इच्छित। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो यथेष्ट के अगर विलोम शब्द की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये है, देखिए इसमें हमारे पास है जो हमने ऑप्शन ले रखे हैं। ठीक है, तो यथेष्ट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यथेष्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम। अन्य जो हैं इनके भी विलोम शब्द आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो अन्य जो शब्द हैं इसमें आप देखिए, यथेष्ट है, यथेष्ट का हो गया कम, और पर्याप्त का हो गया अपर्याप्त, पूर्ण, अपूर्ण, इच्छित, अनिच्छित। ठीक, अब जो है हमारे क्वेश्चन जो हैं ये आयोग यानी कि, अब देख सकते हैं जैसे कि शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं शुरू में, फिर इसके बाद जो है जैसे कि हमारे पास संविधान, भारतीय संविधान यानी कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित प्रकार के विश्वविद्यालयों में से कौन से न्यूनतम संख्या में हैं? तो भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से न्यूनतम संख्या में कौन से विश्वविद्यालय हैं, ये पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं ये न्यूनतम संख्या में हैं। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, प्रथम शिक्षा आयोग भी था। प्रथम शिक्षा आयोग भी था, कौन सा था? कहने का मतलब जो प्रथम शिक्षा आयोग था, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की बात की जा रही है, तो कौन सा था? मैं निम्नलिखित भी था, क्या था? पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक भाषा फॉर्मूला, द्विभाषा, त्रिभाषा या चतुर्भाषा। तो प्रथम जो भारतीय शिक्षा आयोग था उसमें त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? आपको पता है, कोठारी आयोग ने दिया था। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग ने दिया था। और कोठारी आयोग की अगर हम बात करें, तो कोठारी आयोग की अगर हम बात करें, ठीक, कोठारी आयोग जो है कब आया था? 1964 में। कब आया था? 1964 में ये, ठीक है, आया था। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट इसने कब सरकार को सौंपी? अपनी अपनी रिपोर्ट जो है इसने सौंपी सरकार को 1966 में। और उसी रिपोर्ट के आधार पे जो है, जो सरकार को सौंपी गई थी, उसी आधार पे 1968 में शिक्षा नीति जो है लागू की गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, DS कोठारी जी की अध्यक्षता में, ठीक है, 1964 में आया। और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और 1968 में उसी पर आधारित क्या बनी?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। और इसने त्रिभाषा सूत्र दिया था। त्रिभाषा यानी कि 3 भाषाओं का प्रथम भाषा जो इन्होंने बताई थी, प्रथम भाषा जो होगी वो क्या होगी, वो रीजनल लैंग्वेज होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग, मातृभाषा जिसको बोलते हैं, ठीक है, मातृभाषा बोलेंगे, ठीक। क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा को इन्होंने उसमें प्रेफरेंस दी पहले नंबर पे, मदर टंग को। दूसरे नंबर की भाषा इन्होंने कहा कि राजभाषा होगी, ठीक है। राजभाषा यानी कि कुछ कौन सी भाषा को बोलते हैं, जो भाषा सरकारी कामकाज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और तीसरी भाषा जो है फिर अदर लैंग्वेज की इन्होंने बात की। और ये 3 भाषा जो त्रिभाषा सूत्र दिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बहुभाषिकता को क्या करना, बढ़ावा देना, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। बहुभाषिकता यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब देख सकते हैं, देश के कितने विश्वविद्यालय जो हैं यूजीसी केयर विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किए गए हैं। तो कितने विश्वविद्यालय किए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4, ठीक है। कितने विश्वविद्यालय किए गए हैं इसमें यूजीसी केयर के रूप में, 4 विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है NHERC, NHERC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है ये हमें बताना है। N मीन्स नेशनल हो गया, सब में देखिए नेशनल तो सब में है, ठीक। और इसके अलावा बात करें हायर भी सब में है, एजुकेशन भी सब में है। और देखिए अब यहाँ से हमारा चेंज होगा, देखिए काउंसिल, काउंसिल तो काउंसिल ही होगा इसमें। अगर बात करें तो इसमें रेगुलेटरी जो वर्ड है ये ध्यान देना है आपको, रेगुलेटरी, नेशनल, क्या आंसर है इसका करेक्ट है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। NHERC का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये आपको ध्यान रखना है, रेगुलेटरी इसमें याद रखना है। अन्य चीज़ें तो आपको इसमें सेम दी थी, लेकिन हो सकता है उसमें जब अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय, ये देखिए ध्यान दीजिए, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, उससे संबंधित उससे रिलेटेड प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई। तो किसके अंतर्गत की गई, तो ये पूछा जा रहा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यूजीसी नहीं करना है, MCI करना है। क्या करना है, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या करना है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात चल रही है, नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे, टीचर्स डे तो सबको पता है, लेकिन एजुकेशन डे की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी को तो आपको पता है साइंस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 जून और 1 दिसंबर को ये आप बताएंगे। और हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका 11 नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। कौन कौन जो है, मतलब कितने साथियों के लिए हमारा मतलब ये जो क्वेश्चन था एकदम नया था, ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और इसके अलावा बात करें टीचर्स डे की बात करें, इंडिया में टीचर्स डे की बात करें, इंडिया में टीचर्स डे की बात करें तो 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर आपको पता है इंडिया में है। लेकिन यही अगर इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें, हम किसकी बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि विश्व शिक्षा दिवस की बात करें तो वो ठीक इसके 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये भी ध्यान देना है, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये तो आप बताएंगे, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है आपके लिए। और बात करें 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है,
और नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जो है निम्नलिखित में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं। तो वर्तमान में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 4 के 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो उससे पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, ये तो आपने देखा होगा मानित, ठीक है। इसके अलावा शोध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आपको पता है, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय भी पता है। तो BDE जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारे पास कूट दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से सही जो आंसर उसका चयन करना है। तो हमारे पास BDE किस में है, देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से बताए हमने एक बार फिर से देख लेते हैं। बी, ध्यान दीजिएगा, मानित हैं, ठीक है। मानित विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और निजी विश्वविद्यालय हैं, ये ध्यान देना आपको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूजीसी की बात चल रही है, ठीक है, सॉरी केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास केंद्रीय विश्वविद्यालय में। यूजीसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, या नीति जो बोला बोला जा रहा है अगला आप देख सकते हैं, नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित होते हैं। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के अधिनियम द्वारा तो ये स्थापित किए जाते हैं, ये तो करेक्ट है, और ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। तो दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दूसरे और चौथे को देख लेते हैं, किस में है, बी ऑप्शन में हमारे पास है। आप देख सकते हैं दूसरा और चौथा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और संसद के एक अधिनियम द्वारा ये क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, हायर एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। कैरियर का निर्माण करना है, ठीक है, और शोध भी है, रिसर्च भी होता है, अध्यापन भी होता है, लेकिन साक्षरता स्तर में सुधार ये इसका उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हायर एजुकेशन की बात चल रही है तो लिटरेसी रेट का तो यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। साक्षरता का तो मतलब ही यहाँ पे नहीं है। साक्षर करना तो खाली एक उसमें आ जाएगा, यानी कि साक्षरता अगर जब बात की जाती है तो यहाँ पे तो हायर लेवल के स्टैंडर्ड की बात चल रही है एजुकेशन की, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आएगा बी, ठीक है, साक्षरता स्तर में सुधार वाला ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि 2005 में आया था, आपको पता है, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आपको ध्यान रखना है। 2005 में आया हुआ था, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अब अधिदेश क्षेत्रों के सही से सेट की पहचान करना है हमें, ये पूछा जा रहा है हमसे पहचान करने के लिए, ठीक है। इसके करेक्ट आंसर की हम और बढ़ेंगे सीधे सीधे। देखिए पहुंच भी है इसमें, पहुंच के अलावा और बात करें तो अवधारणा भी है, बी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें पहुंच भी है, अवधारणा भी है और अनुप्रयोग भी है और सेवाएं भी हैं, तो ABDE ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, है हमारे पास ऑप्शन ABDE, देखिए ABCD है, BCD ABDE, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। TLC का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। TLC के फुल, तो आप देख सकते हैं TLC के फुल फॉर्म की बात की जा रही है। TLC का फुल फॉर्म क्या होता है, TLC के फुल फॉर्म की बात की जा रही है। तो टी का मतलब है टोटल लिटरेसी कैंपेन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, टोटल लिटरेसी कैंपेन, यानी कि संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है। कहने का मतलब है टोटल का मतलब है कुल, ठीक।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमसे पूछा जा रहा है नीपा, नीपा के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म। अब एन में से है, आपको जैसा कि दिया है क्वेश्चन में, नेशनल और इसके अलावा ये शैक्षिक को बोलते हैं एजुकेशनल, ठीक है। शैक्षिक को क्या बोलते हैं? एजुकेशनल, इसको बोलते हैं एजुकेशनल। और नियोजन हो गया प्लानिंग, नियोजन को क्या बोलते हैं? प्लानिंग। और एडमिनिस्ट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल सॉरी, आई भी है, इंस्टीट्यूट हो जाएगा। आई फॉर क्या होगा? इंस्टीट्यूट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है पूछा जा रहा है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इससे रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये क्या है, हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे। तो ये क्या है? एक रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है, रिसर्च फोकस्ड, ठीक है। रिसर्च पे बेस्ड यानी कि बोल सकते हैं रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है, जो रिसर्च पे फोकस करती है। एक ऐसी क्या है, ये यूनिवर्सिटी है। ध्यान दीजिएगा, ये रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है और जो कि कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। और इसको सेटअप किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अब इसी को किस नाम से जाना जाता है? एमएचआरडी को। एमएचआरडी को अब जाना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से इसको जाना जाता है, एमएचआरडी को ही, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के नाम से अभी इसको जाना जाता है वर्तमान में। पहले इसको जो है किस नाम से जाना जाता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसका क्या है? ये रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है। कौन? नीपा की हम बात कर रहे हैं और न्यू दिल्ली में जो है ये लोकेटेड है, यानी कि सिचुएटेड है कहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्न में से कौन पर्यवेक्षण की प्रविधियों के बारे में सही है? जो पर्यवेक्षण हैं उनकी प्रविधियों के बारे में कौन सा सही है? कार्यशाला, ठीक है, सम्मेलन और प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल का प्रधानाचार्य अगले 5 वर्ष में किए जाने वाले क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित करता है। जैसे कि सरकार अपना एक एजेंडा फिक्स करती है ना 100 डेज का, तो ऐसे ही अगले 5 साल में होने वाले क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित करता है। यह किसका उदाहरण है? ज़मीनी स्तर पर नियोजन, परिप्रेक्ष्यगत नियोजन, व्यवस्था उपागम परख नियोजन, सूक्ष्म नियोजन। तो ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ये नियोजन है। तो इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो किसी चीज़ को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए वो किया जा रहा है, तो परिप्रेक्ष्यगत नियोजन इसको कहेंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है नेतृत्व के हाल ही के प्रतिमान किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? जो नेतृत्व है, ठीक है, लीडरशिप, उसके हाल ही के जो प्रतिमान हैं वो किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं? अगला ऑप्शन देखिए, संगठन में प्रतिभागियों की दक्षता का स्तर, संगठन में प्रतिभागियों की प्रतिबद्धता का स्तर, उपयुक्त शैलियों के साथ साथ स्थितिपरक कारक, संगठन के सदस्यों के लिए चिंता। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर।
तो उपयुक्त जो है शैलियों के साथ साथ स्थिति परक कारक, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा संप्रत्यय सतत शिक्षा के अधिक निकट है। कॉन्टिन्यूस जो एजुकेशन है, ठीक है, तो उसके अधिक निकट है पूछा जा रहा है। औपचारिक है, अनुपूरक है, प्रौढ़ है, जीवन पर्यंत शिक्षा है। तो सतत शिक्षा की बात की जा रही है, तो सतत शिक्षा में कौन सा आ जाएगा। सतत का मतलब है जो शिक्षा कंटिन्यू चलेगी, जो जीवन पर्यंत चलेगी, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू जो चलेगी तो उसको बोलेंगे जीवन पर्यंत, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है उसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम जो व्यवस्था है का संप्रत्यय किसने दिया। तो आई.के. डेविस, रॉबर्ट मिलर, एल गेज और मरिलेम निक्सन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो आई.के. डेविस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। शिक्षण प्रतिमान नहीं देते, तो क्या चीज़ नहीं देते शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। संप्रत्यात्मक रूपरेखा, अनुदेशनात्मक प्रारूप, शिक्षण के सिद्धांत या शिक्षण अभ्यास। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण अभ्यास नहीं देते। ही जो शिक्षण प्रतिमान हैं वो क्या नहीं देते, शिक्षण अभ्यास नहीं देते, टीचिंग की प्रैक्टिस कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रटना सीखने की बजाय अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया। तो अवधारणाओं की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस किया गया, कहने का मतलब है रटना सीखने के बजाय, ठीक है। तो इसमें हमारे पास माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि जिसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। 1952 आपको पता है, 1952, ठीक। 1952 कोठारी आयोग 1964, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग, त्रिभाषा सूत्र भी हमने बात किया इसके बारे में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि 13 जून 2005, ये डेट याद रखनी है, ठीक है। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर भी है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ध्यान देना है इसको, ठीक। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है करेक्ट आंसर इसका है। और ये जो है हमने ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं, 13 जून 2005 में इसका गठन किया गया था, एक थिंक टैंक टाइप का था, ठीक। अगला क्वेश्चन है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस हमारी इस वीडियो का, इस क्लास का। तो भारतीय संविधान में अब शिक्षा सम्मिलित की गई है। शिक्षा किसका विषय है, कहने का मतलब है। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सूचियां हैं इनमें से किसका विषय है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो भारतीय संविधान में शिक्षा किसका विषय है ये पूछा जा रहा था, ठीक। शिक्षा किसका विषय है, शिक्षा है अभी जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। और बात करें तो जो सूचियां हैं ये संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है। कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। अब बोलेंगे सर 7वीं ये है तो कितनी अनुसूचियां हैं टोटल संविधान में। संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। टोटल कितनी हैं, 12 हैं। उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें एक हमारी है क्या, राज्य सूची, दूसरी है हमारी केंद्र सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। केंद्र सूची को ही संघ सूची के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संघ या केंद्र एक ही चीज़ है, तो केंद्रीय सूची के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अगर बात करें तो इनमें विषय कितने कितने हैं, इनके बारे में अगर बात कर लें तो इसमें जो राज्य सूची में जो विषय हैं वो कितने हैं। पहले इसमें जब शुरुआत की बात करें, मैं दोनों को बता रहा हूँ। पहले इसमें शुरुआत में कितने थे, 66 थे, लेकिन अब कितने हैं इसमें, अभी जो है 61 है, ठीक है। इसमें से 5 जो विषय थे वो किस में शामिल कर दिए गए हैं, समवर्ती सूची में, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसमें पहले कितने थे जो हमारी संघ सूची है, संघ सूची में 97 थे, ठीक है, 97 थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, इसमें 100 हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में पहले कितने थे, पहले इसमें थे 47, अभी इसमें कितने हैं, 52।
अब ये जो 5 यहाँ से देखिए 61 और 566, जो इसमें से 5 कम हुए, जो 5 यहाँ से यहाँ दे दिए गए, ठीक है। 5 कहाँ दे दिए गए, यहाँ से यहाँ दे दिए गए। कहने का मतलब इसमें से माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, वो ऐड हो गया, ठीक है। इसमें ऐड हो गए तो टोटल क्या कितने हो गए, 52। तो इसमें कितने बचे अब, 61। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 5 विषय कौन से हैं ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो अभी अगर वर्तमान की बात करें, राज्य सूची में 61 हैं, केंद्र सूची में 100 हैं और समवर्ती सूची में 52 हैं। लेकिन जब पहले की बात करें शुरू में, तो राज्य सूची में 66 थे, केंद्र सूची में 97 थे और समवर्ती सूची में 47। अब ये जो 5 विषय इसमें शामिल किए गए समवर्ती सूची में, तो वो 5 विषय कौन कौन से थे, जिसमें एक तो था वन, दूसरा था वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव। तीसरा इसी में शिक्षा भी था, ठीक। चौथा इसमें अगर बात करें तो न्यायिक प्रशासन करके था, न्यायिक प्रशासन था, ठीक है, न्यायिक प्रशासन। और लास्ट जो है इसमें नापतोल इकाइयाँ, ठीक है। ये जो है 5 विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं। अब बात करेंगे हम जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में अलग से यहाँ पे लेके आऊँगा, तो उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि सारे जो जितनी अनुसूचियां हैं उनसे रिलेटेड हम पॉइंट भी डिस्कस कर पाएँ। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीनिंग के साथ साथ लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोड करते आ रहे हैं और ऑलरेडी सफिशिएंट कंटेंट चैनल पे है। और जिन टॉपिक्स पे कमी यहाँ पे महसूस की जाएगी तो उन टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश जो है करेंगे, ठीक है, और करते आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।